हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग टॉर्सन यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सेक्शन को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, नहीं तो इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट ले लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, या इसी को हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो सबसे पहला ये याद रखना है कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। अगर किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल लोड डालते हैं तो कोई भी बॉडी कितना एक्सटर्नल लोड को थाम सकता है, यह उस बॉडी का स्ट्रेंथ कहलाता है। उसी तरह हम शाफ्ट को कितना ट्विस्ट कर सकते हैं, कितना टॉर्क देके ऐंठ सकते हैं, तो कोई भी शाफ्ट अपने अंदर कितना ट्विस्टिंग को बर्दाश्त करता है, यही उस शाफ्ट का स्ट्रेंथ कहलाता है। तो यहां पर क्या निकला हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। तो अभी समझ में आ गया कि कोई शाफ्ट अपने ऊपर कितना ट्विस्टिंग को या टॉर्क को रेसिस्ट कर सकता है, इसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कहते हैं। तो क्या कह रहा है, द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब ताकत हो गया, तो कोई भी शाफ्ट का जो ताकत है वो क्या है, तो रेसिस्ट द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। मतलब कोई भी शाफ्ट अपने ऊपर कितना ट्विस्टिंग मूवमेंट को रेसिस्ट कर सकता है, यही हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया है। तो यहां पर आपको याद होगा जब हम लोग टॉर्सनल फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बटे आर इज इक्वल टू जी थीटा बटे एल। तो जब भी हमको स्ट्रेंथ का बात करना होगा तो हमको याद रखना है कि ये दोनों रिलेशन का यूज करना है। करेक्ट है। तो यहां से आप लिख सकते हैं T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बटे आर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल टू टाउ इंटू जे बटे आर, और जे बटे आर को ही हम लोग पोलर सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। इसलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, मतलब T इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, ये देखिए शेयर स्ट्रेस, और डिवाइडेड बाय ये आपका पोलर सेक्शन मॉडुलस हो गया। तो यहां पर देखिए हम लिख दिए, करेक्ट हो रहा है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग यहां कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर T के जगह T, टाउ के जगह टाउ। अगर सॉलिड शाफ्ट का बात हो रहा है तो ये हो जाएगा पाई बटे 32 D का पावर 4, सही है। और R कितना हो जाएगा, तो D बाई 2 हो जाएगा। यहां से ये देखिए ये कट जाएगा और यहां से एक फॉर्मूला निकल जाएगा, पाई बटे 16 इंटू टाउ इंटू डी का पावर 3, और यही फॉर्मूला आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट के लिए हो गया। मतलब कोई भी शाफ्ट अपने ऊपर कितना टॉर्क को रेसिस्ट कर सकता है, टॉर्क को बर्दाश्त कर सकता है, वही चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट के लिए ये फॉर्मूला निकल गया, एकदम क्लियर हो गया। तो यहां से आप देखिए कि T इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इंटू पोलर सेक्शन मॉडुलस। क्लियर हो गया। अब ये याद रखना है कि जहां पर ZP को हम लोग पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट कहते हैं, और इसका वैल्यू कैसे निकलता है, तो ये होता है J बटे R। हम लोग पढ़े हैं J बटे R होता है। करेक्ट है। कहता है कि फॉर ए शाफ्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर कोई शाफ्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब आपके पास दो शाफ्ट है, तो हमको ये पता करना है कि कौन सा शाफ्ट ज्यादा टॉर्क को रेसिस्ट कर सकता है। ये हमको कैसे पता चलेगा, तो याद रखना है कि फॉर द शाफ्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर कोई शाफ्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो उसका पोलर मॉडुलस या पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मतलब आपके पास दो शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट का लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, हो सकता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो या उसका डायमीटर अलग हो, तो जिस शाफ्ट का पोलर सेक्शन मॉडुलस का मान ज्यादा होगा उसमें टॉर्क रेसिस्ट करने का भी क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। यही चीज लिखा हुआ है कि फोर शाफ्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर कोई शाफ्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो उसका पोलर सेक्शन मॉडुलस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर ए गिवन मटेरियल, अगर मान लीजिए मटेरियल सेम है, वेट भी सेम है, तो ये याद रखना ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉलो शाफ्ट विथ स्टैंड लार्ज वैल्यू ऑफ टॉर्क कंपेयर टू दैट ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट। मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
कि अगर मटेरियल सेम है, वेट सेम है, तो हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मतलब किसमें टॉर्क लेने का क्षमता ज्यादा होगा, तो वहां पर आप हॉलो शाफ्ट को मारिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हॉलो सर्कुलर सेक्शन हैज लार्ज सेक्शन मॉडुलस, क्योंकि उसका जो है लार्ज सेक्शन मॉडुलस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। इसलिए यहां पर याद रखिएगा, हम यहां पर लिख भी देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जनरली हॉलो सर्कुलर शाफ्ट आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। एकदम क्लियर हो गया। तो आप यहां से स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट समझ में आ गया, और स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट के लिए हमको यहां फॉर्मूला भी निकल गया कि कोई भी शाफ्ट कितना टॉर्क को रेसिस्ट कर सकता है। तो यहां से टॉर्क निकाल लीजिए, इसका मतलब है कि कम से कम इतना टॉर्क को वो रेसिस्ट करेगा ही। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नया हेडलाइन दे देंगे और लिखेंगे टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी, अब ध्यान दीजिएगा कि टॉर्सनल रिजिडिटी होता क्या है। तो कहता है, यहां पर ध्यान देंगे, टॉर्सनल रिजिडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग आईपी या हम लोग जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, टॉर्सनल रिजिडिटी कैसे पता चलेगा, तो किसी भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, उस मटेरियल का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और आप जानते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम लोग आईपी भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है π/32 d का पावर 4 सॉलिड शाफ्ट के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से गुना कर देंगे, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्सनल रिजिडिटी कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट क्या होगा, तो आप यहां पर यूनिट चेक कर लेंगे। देखिए यूनिट में यहां पर इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर होता है शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन, और यहां जे का मतलब होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला इतना हो गया। तो यहां से ये कट गया तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन mm का स्क्वायर, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नया हेडलाइन दे देंगे और लिखेंगे टॉर्सनल स्टिफनेस, कि टॉर्सनल स्टिफनेस किसको कहते हैं। तो क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई शाफ्ट है और उस शाफ्ट को हमको क्या करना है, ऐंठना है, उसको हम लोग ट्विस्ट करेंगे। तो 1 डिग्री का ट्विस्ट बनवाने के लिए या 1 डिग्री का ट्विस्ट उसमें डेवलप करने के लिए हमको कितना टॉर्क देने का जरूरत पड़ा, उसी को हम लोग टॉर्सनल स्टिफनेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग पर हम क्या कर रहे हैं, लोड को डाल रहे हैं। तो 1 mm का डिफ्लेक्शन डालने के लिए, मतलब 1 mm ये लंबा हो जाए, 1 mm ये लंबा हो जाए, उसके लिए हमको इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ा, कितना लोड लगाना पड़ा, वही उसका स्टिफनेस बताएगा। उसी तरह अगर आपके पास कोई शाफ्ट है, मान लीजिए ये शाफ्ट है, इसको फिक्स कर दिए, ये देखिए इसको फिक्स कर दिए, और इसको पकड़ के हम ऐंठ रहे हैं, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये पॉइंट को हम A मान लिए हैं, ये सेंटर हो गया। तो यहां से A से B पहुंचने में, मतलब 1 डिग्री का थीटा बराबर 1 डिग्री, 1 डिग्री का ट्विस्ट करने के लिए उस शाफ्ट में हमको कितना टॉर्क देना पड़ा, वही हमारा क्या हो गया, स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट हो गया। वही हमारा क्या हो गया, स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द torque required to produce unit angle of twist in the direction of twist। तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, तो T/J इज इक्वल टू G थीटा बटे L, ये वाले रिलेशन को यूज करेंगे। जब भी स्टिफनेस का बात होगा, तो ये वाला, और जब भी स्ट्रेंथ का बात होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी स्ट्रेंथ का बात होगा तो ये वाला यूज करेंगे। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, न्यूमेरिकल्स बनाने में भी बहुत मदद देगा। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T अब बटे थीटा इज इक्वल टू G J और डिवाइडेड बाई L। इसका मतलब है कि यही आपका क्या हो गया, टॉर्सनल स्टिफनेस हो गया।
एकदम क्लियर हो गया कि 1 डिग्री का ट्विस्ट करने के लिए, मतलब 1 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमको उस शाफ्ट पर कितना टॉर्क देना पड़ा, उसी को हम लोग टॉर्सनल स्टिफनेस कहेंगे। तो टॉर्सनल स्टिफनेस JG/L हो गया। यहां से आप अगर यूनिट को ध्यान दीजिएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो टॉर्क है तो न्यूटन मीटर और पर रेडियन हो गया। ये देखिए पर रेडियन हो गया, ये आपका यूनिट हो गया। करेक्ट है। आगे क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द टॉर्सनल रिजिडिटी। ये तो टॉर्सनल रिजिडिटी है, ये आपका टॉर्सनल रिजिडिटी है, ध्यान दीजिएगा ये आपका टॉर्सनल रिजिडिटी है ये वाला, और पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट। और हम लोग इसको दूसरे तरीका से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन टॉर्सनल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ। एकदम क्लियर है। यूनिट यहां पर आप चेक भी कर लेंगे, तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर रेडियन। कैसे आया ऑलरेडी आपको दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, कि टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, कि इट इज डिफाइंड एज इट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय यूनिट टॉर्क, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्सनल स्टिफनेस। मतलब ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहा है कि इट इज द एंगल, इसको उल्टा कर दीजिए, थीटा बटे टी इज इक्वल टू L बटे जी जे। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 यूनिट का टॉर्क लगाएंगे, मतलब 1 न्यूटन मीटर का हम टॉर्क लगाएंगे किसी शाफ्ट पर, और उसके द्वारा उस शाफ्ट में कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया कि टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो इट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट produced by unit torque, it is the reciprocal of torsional stiffness। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, तो जस्ट उल्टा यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियन और डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं और नेक्स्ट आ जाते हैं शियर स्ट्रेस वेरिएशन इन अ शाफ्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, मतलब शाफ्ट में किस तरह से शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो चेंज करता है। तो आप जानते हैं कि शाफ्ट का ये सेंटर से ये रेडियल डिस्टेंस होता है, इसका मतलब हर एक डिस्टेंस पर, रेडियल डिस्टेंस पर शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कैसे निकाला जा सकता है, तो यहां पर ध्यान देंगे फ्रॉम टॉर्सनल इक्वेशन से, फ्रॉम टॉर्सनल इक्वेशन से क्या करेंगे, तो T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बटे आर इज इक्वल टू जी थीटा बटे एल। ये रिलेशन है मेरे पास, शियर स्ट्रेस का ये वाला रिलेशन है। और इसमें आप नोटिस करेंगे कि आप कोई भी शाफ्ट ले रहे हैं तो कोई भी शाफ्ट में जी का जो वैल्यू है वो मटेरियल पर निर्भर करता है, एल जो है वो फिक्स रहता है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो ये सारा चीज आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर आप मान लीजिए यही शाफ्ट को आप ले लेते हैं, तो ये शाफ्ट का ये आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ इसके अंदर बहुत सारा लेयर्स हो सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो हर एक लेयर का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, हर एक लेयर का जो जी का वैल्यू होगा वो सेम होगा, हर एक लेयर में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो भी सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहां से इसको हम हटा देते हैं, ये दोनों रिलेशन का यूज करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, टाउ बटे आर इज इक्वल टू जी थीटा बटे एल, सही है कि नहीं। अब यहां से आप लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू जी थीटा बटे एल और इनटू व्हाट, आर। तो आप नोटिस करेंगे कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इस शाफ्ट के अंदर इसमें हजारों लेयर होंगे, हर एक लेयर का जी थीटा और एल का मान क्या होगा, सेम होगा। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, और आप जानते हैं कि आर का मान जो है वो हमेशा वेरी करता है। इसका मतलब सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर में ये आर होता है, ये हमेशा चेंज करते रहता है। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे ये दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज पर, तो रेडियल डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे अगर इफ r इक्वल टू 0, अगर r का मान 0 होगा मतलब सेंटर पर होगा, तो एट सेंटर
सेंटर पर, तो टाउ का मान कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है जब एक्सट्रीम फाइबर पर होगा, एट एक्सट्रीम फाइबर, जब आउटर मोस्ट लेयर पर हो गए तो वहां पर शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये आप नोटिस करें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि जो हम लोग का डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, ये टाउ मैक्स आउटर लेयर पर सबसे ज्यादा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर और कम होगा, ऐसे करके आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा और फाइनली आपका 0 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा फिगर आपका बनाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गया। उसी तरह अगर हम लोग हॉलो सॉफ्ट के बारे में बात करेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर में सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, टाउ मैक्स। फिर क्या होगा, थोड़ा कम होते जाएगा, ये देखिए, फिर इस तरह से कम होते जाएगा, 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल। तो यहां पर आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम ये बन गया। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और फाइनली आपको जो है वो कंपैरिजन करा देंगे कि सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट में कौन सा शाफ्ट आपका जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और ये फाइनली पूरा का पूरा यूनिट और टॉपिक मेरा समाप्त हो जाएगा। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूं उसको आप अच्छे से कवर करते रहिए, ठीक है। हम सारे यूनिट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऐप में डाल देंगे, आप वहां से देख लेंगे और उसी तरह के पूरे लेक्चर का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।